राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे नए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से पंखे की ये नॉइस है। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ सेकंड तक तो वो ऐसे ही बोलने की कोशिश करती रही और अंत में उसकी सांसें रुक गई। उसी रात आगे जाकर कुछ ही देर बाद शौर्य की कार का भी एक्सीडेंट हो गया था, पर उसे बचाने के लिए वो दुआ एंजल की तरह उसकी ज़िंदगी में आ गई। इधर समीर जब अपने घर आया तो उसने घर के बाहर लॉक था। वो समझा नहीं यार कि क्या हुआ, समीर आखिर गई कहाँ। समीरा उसने उसे बाहर रात में अकेले जाने के लिए मना भी किया था, पर फिर भी वो कैसे जा सकती थी। समीर उसे ढूंढते हुए निकल गया, पर उसे समीरा कहीं नहीं मिली। अंत में उसने पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट की। एक्सीडेंट के नेक्स्ट डे उसके पास एक फ़ोन आया। वो कॉल रिसीव कर फ़ोन सुनने लगा। दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बात सुनकर समीर के हाथ से फ़ोन छूट गया और वह अपने होश को बैठा। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में था। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में बॉडी शनाख्त के लिए बुलाया था। समीर के पैर कांप रहे थे, उसकी धड़कनें स्लो हो रही थी। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसका मन कह रहा था कि उसकी बहन नहीं हो सकती, पर उसके अंदर डर भी धीरे धीरे भर रहा था। उसने धीरे से बॉडी पर पड़ी सफ़ेद चादर को हटाया और बॉडी को देखने को ही कदम पीछे हटते ही लड़खड़ा गए। वो अवाक रह गया। वो समीरा ही थी। उसकी आंखों से समीरा को देखकर आंसू बहने लगे। उसने खुद को जैसे तैसे संभाला और पुलिस की तरफ देखकर बोला, आपको ये कहाँ मिली। पुलिस वाले समीर की सिचुएशन को समझ रहे थे। उसने समीर को कंडीशन समझाते हुए कहा, ये एक हिट एंड रन केस है। वो एक्सीडेंट करके भाग गया, पर हमारी टीम उसे ढूंढ रही है। जल्दी उसे हम ढूंढ लेंगे और उसे सजा भी दिला। पुलिस की बात पर समीर मन ही मन बोला, सजा सजा तो उस कमीने को मैं दूंगा, वो भी ऐसी सजा कि उसकी रूह तक कांप जाए। उसने मेरी समीरा को मुझसे छीना है, मैं उसे उसकी सांसें छीन लूंगा। समीर ने पुलिस की तरफ देखकर कहा, आपको आगे जो भी कुछ पता चले प्लीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना। मुझे बताइएगा जरूर वो कौन था जिसने मेरी बहन का एक्सीडेंट किया। समीर की बात पर पुलिस वालों ने सर हिला दिया। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी समीर को हैंडओवर कर दी गई। समीर ने उसका अंतिम संस्कार किया। अब वो इस दुनिया में पूरी तरह अकेला रह गया था। उसका अब अपना कहने वाला कोई नहीं था। इसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। समीर ने अब यह ज़िंदगी अब बोझ लग रही थी। वो खुद की ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देना चाहता था, पर उसे ज़िंदा रहना था। रिवेंज ने वो समीर के कातिल को अपने हाथों से मारना चाहता था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, समीर का गुस्सा उसकी बहन का एक्सीडेंट करने वाला शख्स पर बढ़ता ही जा रहा था। वो रोज़ाना पुलिस स्टेशन में चक्कर काटता था, पर उससे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। समीर के अंदर बदले की आग इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो खुद ही उस शख्स की तलाश करने में लग गया। इसी बीच उसने खुद को बदल लिया। हंसते खेलते खुश रहने वाला समीर अब खामोश रहने लगा था। उसके चेहरे पर हर समय सख्ती रहती थी, जिसे देखकर लोग भी कभी कभी उससे डर जाते थे। तभी उसे एक ऐसा शख्स मिला जो उसे उस जगह ले गया जहाँ जाने के बाद वो समीर से सिम्बा बन गया। समीर ने उस आदमी के कहने पर फाइट क्लब को ज्वाइन किया और पैसों के लिए लड़ने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को ऐसे सांचे में ढाल लिया जिससे ढलने के बाद समीर हमेशा के लिए मर गया। और अब जो था वो था सिम्बा, जो उस फाइट क्लब की जान बन गया था। फाइट क्लब में सब उसे इसी नाम से जानते थे और वो अब स्ट्रीट फाइट भी करने लगा था। साथ ही उस आदमी की खोज भी कर रहा था जिसने उसकी छोटी सी दुनिया को उजाड़ दिया था। अब तक उसे भी सब समझ आ गया था। पुलिस उसे जानबूझकर सब छुपा रही है, इतना तो वो समझ गया था। जिसकी कार से उसका बहन का एक्सीडेंट हुआ है वो कोई आम आदमी की नहीं थी, वो कोई बड़ा आदमी था जिसका दबाव इतना था कोई भी उसका नाम लेने से, उसके खिलाफ एक्शन लेने से डरता था। और फिर एक दिन उसे शौर्य के बारे में पता चला। उसने शौर्य को अपनी बहन का कातिल मान लिया और उसके ज़िंदगी में शामिल हो गया। सिम्बा ने अपनी अतीत के उन पन्नों को पढ़कर महिरा को सुना दिया, जिसे सुनकर आज तक किसी को नहीं सुनाया था। महिरा एकटक सिम्बा को देख रही थी। वो कितने दर्द में था। उसने सीने में छुपा दर्द अभी भी महिरा उसकी आंखों में ही देख रही थी। सिम्बा ने नज़रें फेर ली।
वो महिरा के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। महिरा ने एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे सहारा देने लगी, पर सिम्बा अभी भी उससे नज़र फेरे बैठा था। महिरा उठकर उसके सामने आ गई और दोनों हाथों में उसका चेहरा भर उसने सामने किया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, जिन्होंने वो बहने से रोक रहा था। महिरा ने उसके सर पर अपनी कमर से लगा लिया। तभी सिम्बा ने भी उसकी कमर को चारों तरफ अपनी बाहों में लपेट दी और कसकर उसे पकड़ लिया। सिम्बा के दर्द को फील करते हुए महिरा भी भावुक हो गई। उसकी आंखें भी नम हुई और वो धीरे धीरे सिम्बा के सर को सहला रही थी। सिम्बा उसे अपनी बाहों में भरे हुए कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहा और फिर उसने अलग होकर जाने लगा। तभी महिरा ने उसका हाथ पकड़ा, उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। महिरा के ऐसे उसके गले लगने से वो रुक गया। वो महिरा की फीलिंग को समझ रहा था। उसने महिरा के हाथ को पकड़ उसे खुद के सामने किया। महिरा सर झुकाए खड़ी थी। सिम्बा उसे सर झुकाए हुए देखकर बोला, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुम्हें बैड फील करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ कारणों से मैं खुद को रोक लेता हूँ, वरना प्यार भी मुझे तुमसे उतना ही है जितना तुम मुझसे करती हो। सिम्बा की बात पर महिरा ने उसे सर उठाकर देखा। उसकी आंखें अभी भी आंसू से भरी थी। उसे कंसोल करते हुए सिम्बा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। महिरा उसके सीने में छुप गई। जब कुछ देर बाद सिम्बा ने उसे खुद से अलग किया, तब भी उसकी आंखों में आंसू देखा तो उसने उसके ऊपर झुकते हुए महिरा के माथे पर किस कर लिया। वो उसकी खूबसूरत आंखों में चूमते हुए उसके गालों पर किस करने लगा। अतः उसने महिरा के सिसकते होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। वो किस प्यार और दर्द से भरी थी। धीरे धीरे उसके हाथ महिरा के कमर पर बंधते हुए उसकी अपनी बाहों में कैद कर लिया। महिरा के हाथ भी सिम्बा की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थे। धीरे धीरे महिरा के हाथ सिम्बा की गर्दन तक आकर उस पर लिपट गए और वो पंचों के बल खड़े होते हुए सिम्बा को किस बैक करने लगी। 1 वीक लेटर, 1 हफ्ते बाद, शौर्य अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। शौर्य इतना बिजी था कि उसने बिना फ़ोन की तरफ देखे कान में लगा लिया और ब्लूटूथ का बटन प्रेस कर दिया और कॉल रिसीव हो गई। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से एक बच्चे की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर शौर्य समझ गया वो बच्चा कौन है और तभी शौर्य मुस्कुराते बोला, आरव कैसे हो तुम? दूसरी तरफ से आरव ने चेखते हुए कहा, हम ठीक हैं जीजू, आप कैसे हैं? दुआ आपा कैसी है? हम सब भी अच्छे हैं, पर ये बताओ आज तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई? शौर्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप तो हमें भूल ही गए जीजू, हमसे मिलने भी नहीं आते, आरव ने शिकायत करते हुए कहा। शौर्य उसकी बात पर स्माइल करते बोला, तुम्हारे स्कूल की वैकेशन कब है? अभी वैकेशन में टाइम है जीजू, अभी हमने आपको हमारी हेल्प के लिए फ़ोन किया है, हमें आपकी हेल्प चाहिए जीजू। बोलते हुए आरव की आवाज़ स्लो हो गई। अच्छा बताओ कैसी हेल्प चाहिए? शौर्य के पूछने पर आरव हंसते हुए बोला, दुआ आपा का कल बर्थडे है और हम आपको सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं और इसमें हम आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? आरव की बात सुनकर शौर्य खुद बोला, कल दुआ का बर्थडे है और मुझे पता तक नहीं है। अगर आरव ने कॉल नहीं किया होता तो मैं तो भूल ही गया था। शौर्य को कुछ ना बोलते देखकर आरव फिर से बोला, बताइए ना जीजू, आप हमारी मदद करेंगे ना? उसकी बार बार पूछने पर शौर्य जल्दी से बोला, मैं मदद करूँगा, पर मैंने ऑलरेडी दुआ के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। अब एक टाइम में 2 सरप्राइज़ वो कैसे हैंडल करेगी? तो अब हम क्या करें? आरव ने पूछा। हम एक काम करते हैं, हम दुआ को एक दिन बाद सरप्राइज़ दे देना। तुम दुआ को एक दिन बाद सरप्राइज़ दे देना। अब बीवी मेरी है तो पहले मैं उसे सरप्राइज़ दे देता हूँ, उसके बाद तुम दे देना। शौर्य की बात सुनकर कुछ देर तक आरव सोचता रहा और फिर उसने ओके कह दिया। उसके ओके कहते ही शौर्य ने चैन की सांस ली। आरव से बात कर शौर्य ने चेयर पर अपनी पोजीशन चेंज की और आराम से बैठ गया और ऊपर देखते हुए बोला, तूने तो कमाल कर दिया शौर्य, अपनी एंजल का बर्थडे ही भूल गया तू। थैंक्स कि तुम्हारा एक साला है जिसकी वजह से दुआ का बर्थडे सही टाइम पर पता चल गया। बोलते हुए वो धीरे होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराया और तभी उसके टेबल के ड्रॉ से रिमोट निकाला और अपने सामने लगी वॉल पर डिजिटल पेंटिंग की तरफ रिमोट कर उसका एक बटन प्रेस किया।
बटन प्रेस करते ही पेंटिंग दुआ की तस्वीर में बदल गई। दुआ को देखते ही उसके होठों की मुस्कान खैरी हो गई। कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखने रहने के बाद शौर्य ने इंटरकॉम पर अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया। उसका फ़ोन रिसीव करते ही शौर्य बोला, मेरी नेक्स्ट 2 डेज़ की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। उसकी बात पर असिस्टेंट चौंक कर बोला, सर पर हमने बहुत लॉस हो जाएगा और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स भी नाराज़ हो जाएंगे। हो जाने दो, जितना कहा है तुमसे उतना करो। शौर्य ने अपनी बात पूरी कर फ़ोन रख दिया। राइज़ादा पैलेस में माहिरा ने सबको अपने और सिम्बा के रिश्ते के बारे में बता दिया था। अब वो सभी लड़कियां उसे छेड़ रही थी। माहिरा ने मीरा के सामने तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी थी, पर वो शौर्य को बताने में डर रही थी। हालांकि उसे पूरा विश्वास था शौर्य इसकी फीलिंग्स को समझेगा और उसके डिसीजन को सपोर्ट करेगा, पर था तो वह उसका भाई। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था शौर्य से डायरेक्ट बात करने पर, इसलिए उसने अपनी बात शौर्य तक पहुंचाने के लिए दुआ का सहारा लिया। उसने दुआ के अपने और सिम्बा के बारे में बता दिया और जब वो बता रही थी तभी वो सभी उसके पास आकर बैठ गई और सभी उसकी प्रेम कहानी सुनकर उसे छेड़ने लगी थी। दुआ ने खुशी से महिरा को गले लगाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम उनसे बात करेंगे, वो मान जाएंगे, और नहीं माने तो हम सब है ना, हम सब मिलकर उन्हें मना लेंगे। सभी ने एक साथ कहा और हंस पड़े। क्या शौर्य महिरा और सिम्बा के रिश्ते को मान जाएगा? शौर्य जब घर आया तो शाम के 7 बज रहे थे। वो अपने रूम में गया और चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करने लगा। जब वो चेंज करने के बाहर आया तो दुआ उसके सामने खड़ी थी। दुआ शौर्य को देखकर आंखें चढ़ाते हुए बोली, अभी अभी आप ऑफिस से आए हैं और फिर रेडी होकर गए जाने के लिए कहाँ जा रहे हैं आप? दुआ की बात पर शौर्य मध्यम हंसते हुए बोला, हाँ मेरी एक मीटिंग है इसलिए मुझे जाना होगा। तुमने डिनर कर लिया क्या? शौर्य जी इस टाइम देखिए, हम इतनी जल्दी डिनर कैसे कर सकते हैं? शौर्य की बात पर दुआ मुंह बनाकर बोली तो शौर्य से कंधों से पकड़ अपने सामने पड़े काउच पर बैठाते हुए बोला, हाँ अभी तुम अभी मेरे सामने खाना खाओगी। हमें भूख नहीं लगी, हम बिना भूख के खाना कैसे खा लेंगे? दुआ उठते हुए बोली। शौर्य वापस से उसका हाथ पकड़ा उसे नीचे बैठाते हुए बोला, कोई बात नहीं, आज तुम बिना भूख के ही खाना खा लो। ये आपको आज हो क्या गया है? क्यों छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं? दुआ अभी भूल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दुआ उठकर दरवाजे के पास गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने देखकर हैरान रह गई। अब हमें ऐसी ही देखती रहोगी या अपने सामने से हटोगी हमारे सामने से? आयशा अंदर आते हुए बोली। दुआ एक तरफ हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो पांचों उसके सामने खाना लिए खड़ी थी। आयशा के साथ ही उसके पीछे पीछे सभी खाना लेकर अंदर आ गई। टेबल पर खाना सजाकर वो सभी जाने लगी। तभी चित्रा दुआ को अभी भी कंफ्यूज में देखकर हंसते हुए बोली, एंजॉय योर डिनर माय डियर सिस। इतना भूलकर वो हाथ हिलाकर चली गई। वो सभी भी उसे मुस्कुराते हुए देखकर चली गई। उसके जाने का दुआ ने अंदर से रूम लॉक किया और पलट कर शौर्य को घूरने लगी। शौर्य अभी भी होठों पर कातिलाना स्माइल लिए देख रहा था। दुआ उसे घूरते हुए शौर्य के पास गई और दोनों हाथ कमर पर रख आंखों को थोड़ा छोटा करके बोली, जान सकते हैं ये सब क्या चल रहा है? ये हमने खाने के पीछे क्यों पड़े हैं आप सब? हम इतने कमज़ोर तो नहीं कि हम हमारा ख्याल रखने लगे? दुआ की बात पर शौर्य बोला, तुम जानना चाहती हो इन सबके पीछे की वजह? शौर्य के पूछने पर दुआ बोली, ऑफ कोर्स, ये सब हमारे लिए हो रहा है और हम जानना चाहते हैं ये सब हमारे लिए क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। ओके, शौर्य दुआ को देखते हुए बोला, मैं बताऊंगा, पहले तुम खाना खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगा। दुआ उसे तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, ओके हम खाएंगे, पर बाद में आप हमें सब बताएंगे। दुआ की बात पर शौर्य ने सर हिला दिया। दुआ ने एक नज़र खाने पर डाली तो उसके मुंह में पानी आ गया। खाना सारा उसकी पसंद का था। दुआ ललचाई नज़रों से खाना देख रही थी। खाना देखकर ही उसके पेट में भूख जाग गई। उसने शौर्य को इग्नोर किया और खाने पर टूट पड़ी। वो मस्त बिना किसी बात की परवाह किए खाई जा रही थी। उसे खाते देखकर शौर्य के होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये लड़की भी ना ड्रामेबाज है, थोड़ी देर पहले से भूख भी नहीं थी और अब ऐसे खा रही है जैसे 2 दिन से भूखी हो।
दुआ फटाफट अपना खाना खत्म कर बोली, हो गया। शौर्य ने टिश्यू लिया और उसका चेहरा साफ करने लगा। तभी दुआ उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हम अब बताइए ये सब किस लिए है? शौर्य ने उसकी बात पर इग्नोर कर उसकी तरफ जूस का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, पहले इसे खत्म करो। क्या यार, कितना सस्पेंस क्रिएट करोगे? लगता है आप पर कि ड्रामा गर्ल की संगति का असर हो गया है। वो वैसे भी इतना सस्पेंस क्रिएट करके रीडर्स के सर में दर्द कर देती है, और अब आप हमारे सर में दर्द कर रहे हैं। शौर्य उसकी बात मुस्कुराने लगा। शौर्य की जिद के आगे दुआ हार गई और उसने जूस का ग्लास उसके हाथ से लेकर एक सांस में खत्म कर दिया। उसे इन सब की वजह जानने की जल्दी थी और इसी जल्दी में वो एक बार फिर से पूरा जूस पी गई। उसने ग्लास नीचे रखा ही कि अपने होठों के आसपास फैले जूस को साफ करने के लिए हाथ अपने मुंह पर फेरना चाहा, पर तभी शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। दुआ ने आईब्रो उठाते हुए आंखों का सवाल किया। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास ले आया। दुआ भी उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई, पर तभी शौर्य ने उसका हाथ खींच लिया। अचानक उसे इस तरह हाथ खींचने से दुआ उसकी गोद में गिरते हुए बैठ गई। ये क्या कर रहे हैं आप? हो गया क्या? बताओ ना। शौर्य ने दुआ की बातों पर कोई जवाब नहीं दिया और उसके गाल पर अपने गाल रख उसे गाल को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। दुआ भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। शौर्य की आंखें उसके चेहरे के एक्सप्लोर कर रही थी। उसकी शैतानी नज़र दुआ को होठों पर नज़र ठहर गई। उसके होठों पर अभी भी जूस की एक बूंद ठहरी हुई थी। शौर्य ने उसे देखते हुए दुआ के होठों पर ठहरी बूंद को अपने होठों से लगा लिया और वो उसे किस करते हुए जूस को टेस्ट ले रहा था। दुआ भी उसकी सॉफ्ट किस में एंजॉय होकर आंखें बंद कर अपना उसका साथ दे रही थी। शौर्य उसे सॉफ्टली किस किए जा रहा था। आज वो बिल्कुल भी पैशनेट नहीं हुआ और खुद को कंट्रोल किए उसे सॉफ्ट किस करता रहा। दुआ उसका साथ देती रही और शौर्य को दुआ के होठों का हरकत महसूस होना बंद हो गया तो वो उससे अलग होकर देखने लगा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और उसका सर शौर्य के हाथों के सहारे पर टिका था। दुआ बेहोश हो गई थी या गहरी नींद में सो गई, ये बात शौर्य ही जानता था। वो दुआ के महसूस चेहरे को देखकर मुस्कुराया और उसे अपनी भाव में उठा लिया और उसे अपनी भाव में उठाए हुए ही कमरे से बाहर चला गया। शौर्य को रूम से बाहर जाते देखकर वो सभी जो पिलर के पीछे छुपी हुई थी उनके पीछे पीछे जाने लगी। शौर्य दुआ को लेकर चला गया। उसके जाने के बाद पायल सबसे बोली, चलो अब हम भी अपने काम पर लग जाते हैं। उसका साथ देते हुए राखी ने कहा, हाँ अभी से शुरू करेंगे तब भी काम कम से कम 10-15 घंटे लग जाएंगे। महिरा दोनों को कंधे पर हाथ मारते बोली, डोंट वरी गाइस, सब हो जाएगा। वो सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। इधर शौर्य की कार एयरपोर्ट से बाहर आ चुकी थी, बाहर आकर रुकी जहाँ उसका प्राइवेट जेट खड़ा था। दुआ शौर्य को अपनी भाव में उठाए एयरपोर्ट के अंदर चला गया। शौर्य के लिए कुछ समय के लिए एयरपोर्ट को खाली करवा दिया गया था। अभय और राज दोनों शौर्य को एयरपोर्ट पर ही वेट कर रहे थे। ये सारे इंतजाम दोनों ही नहीं किए थे। शौर्य अपने प्राइवेट जेट में गया और दुआ का केबिन में लिटाकर बाहर आ गया। राज अभय दोनों उसका भारी वेट कर रहे थे। शौर्य दोनों को देखकर बोला, सबका ख्याल रखना। राज उसकी बात पर उसे छिड़ते हुए बोला, तू यहाँ की टेंशन छोड़, आराम से एंजॉय करना, ये यहाँ हम हैं। राज की बात पर शौर्य उसे घूरने लगा। तभी अभय ने कहा, हम हैं या तू दुआ का ख्याल रख। वो दोनों शौर्य के फ्लाइट करने के बाद वापस घर आ गए। शौर्य अपने बगल में सो रही दुआ को देखते हुए बोला, तुम्हारी ये नींद कल सुबह ही पूरी होगी मिसेस राइज़ादा। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगा और दुआ के एक तरफ लटके सर को अपने कंधे पर रखते हुए उसे अपनी भाव में भर लिया। वो आराम से बिना किसी की परवाह किए सो रही थी। अगली सुबह दुआ की नींद से भारी पलकों की मुश्किल से खोला। हालांकि वो खुलना नहीं चाहती थी, पर दुआ ने जल्दबाजी में उन पलकों को ऊपर उठाया। उसे अपनी बॉडी में दर्द महसूस हुआ, जिसे महसूस कर वो अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई। तभी उसे अपनी आंखों के सामने एक धुंधला धुंधला दिख रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखों को अपने छोटे छोटे हाथों से मसलते हुए दोबारा देखा। अब उसे सब क्लियर दिखाई दे रहा था। उसने पूरे कमरे को अपनी कंची आंखों से एक्सप्लोर किया और कमरे को देखते ही खुद से बोली, ये हमारा कमरा तो नहीं है।
ये हम किसके कमरे में आ गए? बोलते हुए बेड से नीचे आई। तभी उसे अपने पैरों में हल्की ठंडक महसूस हुई। उसके पैर कांप रहे थे। दुआ ने अपने पैरों को देखा तो और हैरान रह गई। ये हमने कब पहना? नहीं, हमें याद है, हमने कल साड़ी पहनी हुई थी। पर ये तो शौर्य जी की शर्ट लग रही है। पर ये कैसे हुआ? हमें याद है, हमने कपड़े चेंज नहीं किए। फिर ये हमें किसने पहना है? क्या शौर्य जी ने हमारे कपड़े चेंज किए? पर क्यों? दुआ खुद से ही बातें कर रही थी और अभी जिस सिचुएशन में वो थी उसे समझने की कोशिश कर रही थी। शौर्य की शर्ट दुआ के घुटनों से काफ़ी ऊपर थी। वो उसकी आधी थाई को ढके हुए थी। दुआ को याद आया कि उसने अपने गाल पर एक उंगली रख सोचने वाले स्टाइल में खुद से कहा, हमारे जूस पीने के बाद शौर्य जी हमें किस करने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो खुद की से बातें कर रही थी कि तभी उसकी नज़र विंडो पर गई। विंडो के ग्लास से उसे बाहर का नज़ारा दिख रहा था। बाहर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें और बड़ी हो गई और खुशी से चीखते हुए वो विंडो के पास गई और बाहर देखते बोली, वाओ क्या व्यू है! इसे देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। बाहर बर्फ से बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद चादर उन पहाड़ों को उड़ा दी हो। वो नज़ारा सच में दिल को खुश, आंखों में ठंडक देने वाला था। दुआ मुस्कुराते उस नज़ारे का लुत्फ़ उठा रही थी। उसके होठों पर स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि कल की सुबह उसकी इतनी हसीन होगी। उन बर्फ़ों के पहाड़ों को देखते हुए उसने खुद से कहा, क्या हम अभी कश्मीर में हैं? क्योंकि इंडिया में इतनी सारी बर्फ़ तो सिर्फ कश्मीर में ही होती है। दुआ ने अभी खुद से ये सवाल किया ही था कि तभी उसके सवालों का जवाब आया, हम कश्मीर में नहीं हैं, हम स्विट्ज़रलैंड में हैं। आवाज़ सुनकर दुआ ने पलट कर देखा तो शौर्य अपनी कमर में टॉवेल लपेट गीले बालों को हेड रब करते हुए उसे ही देख रहा था। शौर्य बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी बॉडी बहुत हॉट लग रही थी। उसके एट पैक्स एब और बाइसेप से कट उसे हॉट लुक दे रहे थे। शौर्य की मस्कुलर बॉडी इस समय बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। दुआ उसकी बात सुनकर इतनी खुश हो गई कि उसने शौर्य के उस हॉट लुक को भी इग्नोर किया और झट से उसके पास आकर उसके गले लग गई। वो इतनी तेज़ी से उसके पास आकर उस पर हावी हुई थी कि ऐसा लगा था जैसे वो उसके गले नहीं लग रही, उस पर चढ़ गई हो। शौर्य ने भी दुआ को अपने अंदर छुपा लिया। वो उसे गले लगाए हुए बोला, हैप्पी बर्थडे दुआ। दुआ एक बार फिर हैरान हो गई और उसने अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको याद था आज हमारा बर्थडे है? उसके पूछने पर शौर्य ने सर हिला दिया। दुआ एक बार फिर उसके ऊपर चढ़ते हुए उसके गले लग गई और फिर इस बार उसने अपने खूबसूरत टांगों को शौर्य की कमर पर लपेट लिया। शौर्य ने भी उसे कसकर अपनी भाव में भर लिया। दुआ उसकी आंखों में देखते हुए अपने माथे को उसके माथे से जोड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच हमें इतना खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए। शौर्य उसकी बातों पर मुस्कुराता। दुआ ने अपनी बात पूरी करते हुए अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया और उसे प्यार से किस करने लगा। शौर्य भी उसे किस बैक करते लगा। दुआ के पैर अभी भी शौर्य के कमर पर बंधे हुए थे। शौर्य के हाथ दुआ के बैक पर घूम रहे थे। वो उसे कसकर अपनी बाहों में भरे हुए उसकी कमर को सहला रहे थे। वो दुआ को किस करते हुए उसे लेकर बेड तक आया और उसे किस करते हुए ही बेड पे गिर गया। वो धीरे दुआ पर हावी होता जा रहा था। उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ते हुए अपनी गर्दन और कंधे पर किस करने लगा। प्यार के कुछ रंग उसने उसके जिस्म पर बना दिए थे। वो उसके हाथों पर फ्री कर दुआ को अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। वही शर्ट जो उसने खुद स्विट्ज़रलैंड पहुंचने के बाद उसके कपड़े चेंज कर अपने हाथों से अपनी शर्ट पहनाई थी और अभी वो अपने हाथों से ही उसकी उस शर्ट को निकाल रहा था। दुआ ने भी उसे रजिस्ट नहीं किया था। वो आज शौर्य के साथ प्यार वाला खेल खेल रही थी और शौर्य का साथ देते हुए उसके कंधे बैक बाय शेप पर अपने हाथ चला रही थी। उसके होठ अब एक दूसरे की शिद्दत से चूम रहे थे। शौर्य ने दुआ की शर्ट निकाल दी और अब वो उसके शरीर पर अपने प्यार की मोहर सब जगह लगा रही थी। दुआ की तेज चलती सांसें उसे और एग्रेसिव बना रही थी। वो पूरी तरह दुआ से ही खो गया था।
दुआ भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसने भी इस प्यार के खेल में शौर्य को प्यार के मीठे जख्म दिए थे। वो अपने खूबसूरत नाखूनों से शौर्य की पीठ पर निशान बनाई जा रही थी, जो शौर्य के उसके प्यार का एहसास करवा रहे थे और मीठा दर्द भी दे रहे थे। एक दूसरे को जी भरकर प्यार करने के बाद दुआ और शौर्य कुछ समय बाद जब दोनों अपने हसीन लम्हों को जीने के बाद एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर सो गए। जब करीब 2 घंटे बाद शौर्य की आंखें खुली तो उसके सामने दुआ का खूबसूरत चेहरा था। दुआ शौर्य से पहले उठ गई थी और शौर्य के उठने का इंतजार करते हुए उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। दुआ की आंखें शौर्य को तरासे हुए चेहरे को देख रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जो जैसे गॉड ने शौर्य को बड़ी फुर्सत से बनाया हो। शौर्य के नैन नक्श बहुत ही अच्छे थे। हालांकि शौर्य का रंग सांवला था, पर फिर भी वो अपने सांवले रंग के होने के बावजूद वो किसी भी लड़की को अपना दीवाना अपनी एक झलक दिखाकर बना लेता था। लड़कियां उसकी एक झलक देखने के लिए पागल हो थी और ये बात दुआ भी अच्छे से जानती थी। उसने अपनी कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों को शौर्य की तरफ देखते हुए देखा था, बस वरना वो तो शौर्य को चुरा ही लेती। उनका बस चलता तो शौर्य खुद को दुआ को ऐसे देखते देखकर हल्की मुस्कुराहट होठों पर बोला, ऐसे क्या देख रही हो? शौर्य की बात पर दुआ एक हाथ में अपने सर को सहारा देते हुए बोली, देख रहे हैं बनाने वाले ने कितनी फुर्सत से बनाया है आपको। आज हमें खुद पर गर्व हो रहा है। आपके इतने चाहने वाले हैं, पर फिर भी आप हमें मिले। आपने हमें अपने जीवन साथी के रूप में चुना। अच्छा? शौर्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो दुआ भी अदा से हम कह दिया। दुआ उसके गाल पर अपना एक हाथ रख बोली, आप सिर्फ हमारे हैं, हम आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। शौर्य जी, आपके बिना हम मर जाएंगे। प्लीज़ हमें कभी छोड़कर मत जाइएगा। दुआ के ये बोलते ही शौर्य ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख उसे शांत कर दिया और उसकी आंखों में देख बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश भी की तो मैं उसकी जान ले लूँगा। हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता। दुआ शौर्य के पॉजिटिवनेस से भरी बातें सुनकर अपनी दोनों आईब्रो उठाते बोली, पर एक दिन तो नज़र हमारे बीच कोई तीसरा आएगा और आप उसे हमारे बीच आने से रोक भी नहीं सकते। शौर्य दुआ की बात पर उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा। उसे दुआ की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। शौर्य को कंफ्यूज देखकर दुआ ने शौर्य को एक हाथ पकड़ उसके उस हाथ को अपने पेट पर रख दिया। कुछ देर तक तो शौर्य को कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे उसे दुआ की कई बात समझ आई, उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। शौर्य की ये स्माइल सबसे अलग थी। शौर्य की उस स्माइल को शब्दों में डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल था। शौर्य ने दुआ को एक हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया, उसे अपने भाव में भरते हुए उसे गुदगुदी करने लगा। दुआ शौर्य के इस तरह तंग करने से खिलखिलाकर हंस रही थी। कुछ देर तक वो ऐसे ही परेशान करता रहा, फिर उसे अपनी भाव में भर उसके बाल को चूमते हुए बोला, अच्छा बताओ, तुम्हें अपना बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए? शौर्य की बात पर दुआ उसे मुंह बनाकर देखते हुए बोली, क्या शौर्य जी, गिफ्ट में क्या चाहिए? ये भी कोई पूछता है क्या? मैं तुम्हारी पसंद जानता हूँ और लड़कियों की तरह तुम्हें महंगे गिफ्ट, ज्वेलरी ये सब पसंद नहीं है। सो नाउ यू टेल मी, तुम्हें क्या चाहिए? शौर्य की बात सुनकर दुआ की को माहिरा की कई बातें याद आई और वो ठीक से बैठते हुए बोली, हमें ना आपसे 2 गिफ्ट चाहिए। क्या आप हमें 2 तोहफे एक साथ दे सकते हैं? दुआ ने ये बात शौर्य से ऐसे कही जैसे वो उसे 2 तोहफे एक साथ मांगने के जुर्म में फांसी की सजा सुना देगा। शौर्य को दुआ के एक्सप्रेशन देखकर हंसने का मन कर रहा था, पर वो अभी अपनी हंसी को छुपाते हुए बस हम बोलकर दुआ को बोलने का इशारा किया। शौर्य को हाँ कहते हुए दुआ के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और चादर को सही से खुद पर लपेटते हुए उठकर बैठ गई। वो हमें पहले गिफ्ट में आपकी हाँ चाहिए। क्या? दुआ की बात पर शौर्य चौंक गया। हाँ, सिर्फ आपकी हाँ चाहिए। क्या वो हमें देंगे?
बोलते हुए वो डरी डरी नज़रों से शौर्य को देखने लगी। हम जो आपसे कहेंगे उसे सुनकर आप हम पर गुस्सा नहीं करेंगे, बस हाँ कह देंगे। दुआ बोलकर शौर्य को मुंह बंद कर देखने लगी। शौर्य उसकी बात पर बोला, मैं बिना बात जाने कैसे कहूँ? क्या पता तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए कह दो। शौर्य की बात सुनकर दुआ उसे आंखें छोटी कर देखते हुए बोली, देखने लगी और उसे दोनों हाथों से मारते बोली, आप वैसे हमारे बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? शौर्य जी, हम आपकी प्रॉपर्टी लेके क्या करेंगे? भूलिए मत, हमारे पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। शौर्य ने दुआ को चिढ़ाने के लिए कहा और दुआ उसकी बातों से चिढ़ भी गई थी। तभी शौर्य ने दुआ के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसे लिटाए हुए उसके ऊपर आ गया और वो उसकी आंखों में देखते बोला, क्या चाहिए तुम्हें? दुआ उसकी आंखों में देखते बोली, वो हमें कहना था, क्यों ना क्यों ना क्यों ना हम महिरा की शादी सिम्बा भाई से कर दें। बोलते हुए दुआ ने शौर्य से डर कर अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। अगर महिरा की शादी सिम्बा भाई से होती है तो महिरा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी, पर अगर उसकी शादी किसी और से होती है तो आपसे, माँ से, हम सबसे दूर चली जाएगी। क्या आप चाहेंगे आपकी बहन आपसे दूर रहे? दुआ ने सारी बातें आंख बंद करके कही। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो शौर्य से नज़रें मिलाकर बात कर सके। शौर्य दुआ की बात उसे देखते हुए बोला, आंखें खोलो अपनी। शौर्य के बोलने पर दुआ ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? शौर्य के पूछने पर दुआ ने नज़र झुकाते हुए कहा, हमें एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा डेविल चाहिए जो बिल्कुल दिखता आप जैसा हो पर हो हमारी तरह। अच्छा, तो तुम्हें जूनियर डेविल चाहिए, पर वो तुम्हारी तरह नहीं मेरी तरह होगा। शौर्य की बात दुआ बोली, नहीं, वो दिखेगा सिर्फ आपकी तरह पर उसका बिहेवियर होगा हमारे जैसा। वो स्माइल करते हुए बोली, अब वो किसके जैसा होगा ये तो उसके इस दुनिया में आने के बाद पता चलेगा। शौर्य उसे देखते हुए बोल रहा था, पर तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं अभी पूरी कर सकता हूँ। आर यू रेडी? शौर्य के पूछने पर दुआ आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। क्या अभी? नो प्लीज़ नो। नहीं शौर्य जी, अभी नहीं, हमने तो बस ऐसे ही कह दिया था। दुआ रिक्वेस्ट करते हुए बोली, ये सब तुम्हें कहने से पहले ही सोचना चाहिए था दुआ, आप तो इसके लिए हाँ कहनी ही पड़ेगी। बोलते हुए शौर्य ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और कस दी और उस पर धीरे धीरे झुकने लगा। दुआ उसे डरी डरी नज़रों से देखते हुए सरना में हिलाती रही, पर शौर्य उसे रजिस्ट करते हुए मुस्कुराते हुए उसके पर झुकता चला गया। वो पूरी तरह तस्वार है उस पर झुक गया, पता नहीं क्या है, और दुआ के और अपने बीच में सभी फासले को मिटाते हुए उसकी खूबसूरती को अपने प्यार से और निखारने लगा। वो उसके साथ फिर से शरारत करने लगा। दुआ ने कुछ देर तक उसका विरोध किया, पर शौर्य के प्यार में मदोश में वो भी मेल्ट हो गई और शौर्य का साथ देने लगी। शौर्य ने उसके शरीर पर लिपटे चादर को खींचकर उसे अलग कर दिया और उसे अपनी भाव में कैद करते हुए पलट गया। दुआ अब उसके ऊपर आ गई और उसके घने बालों में जाल से उसका चेहरा ढक गया। शौर्य ने प्यार से उसके बालों को एक तरफ करते उसके मासूम चेहरे को देखते उसके गालों का सहला दिया। दुआ भी उसकी आंखों में प्यार से देखी जा रही थी। शौर्य को देखते हुए उसे भी एक शरारत सूझी और वो शौर्य और करीब होते हुए उसके अपने मोती जैसे दांतों को शौर्य के कंधे पर गड़ा दिया। दुआ ने शौर्य को इतनी जोर से काटा था कि पर शौर्य ने उसके काटने का असर तक नहीं हुआ। उसके माथे पर शिकन तक नहीं आई, उल्टा वो तो मुस्कुरा रहा था। उसने दुआ के शरारत पर उसे देखते हुए कहा, नाउ इज़ माई टर्न। बोलते हुए उसे फिर से पलटते हुए उसके ऊपर आ गया और परेशान करने लगा। क्या शौर्य मान जाएगा दुआ की बात और हो जाएगा महिरा और सिम्बा की शादी के लिए तैयार? सो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। चैनल सब्सक्राइब करते जाना। राधे राधे।